आज तक न्यूज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 58 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 59 मुलाहिज़ा फरमाएं। नर्सरी के स्टॉप पर मैंने मिनी बस छोड़ दी और वहां से टैक्सी में गजाला के घर की तरफ रवाना हो गया। गजाला और उसके बाप ने बाहर लान पर ही मेरा इस्तकबाल किया था। मैं गजाला को पिछली रात अपनी आमद की इत्तला दे चुका था, लिहाजा वो दोनों लान पर कुर्सियां डाले मेरी आमद के मुंतज़िर थे। ये क्या, खाली हाथ ही चले आ रहे हो? सामान कहाँ है? कर्नल जवार जैदी ने मेरे शाने पर बेतकल्फी से हाथ मारते हुए हैरत के साथ सवाल किया था। अब तो बेसरो सामानी का ही आलम रहेगा कुछ दिनों, मैंने हंसते हुए जवाब दिया था। सामान साथ होता तो आज घर पहुंचना दुश्वार हो जाता। उनके इस्तफसार पर मैंने मुख्तसर अल्फाज में अपनी कहानी दुहराती, लेकिन ये न बताया कि दौरान परवाज त्यारे पर टकराने वाला कौन था। मैंने ये कह दिया कि वो तंजीम का ही एक कारिंदा था जिसके नाम से मुझे पिछले दिनों वाकफियत हासिल हुई थी। बड़ी खतरनाक बात है। जवार जैदी ने मुझे लान पर पड़ी हुई एक कुर्सी पर बिठाते हुए गंभीर लहजे में कहा, अब तो उस आदमी तक तुम्हारी रसाई हो सकेगी। नाम मालूम हो गया है, फिर फोन नंबर भी है, शायद इतना आसान भी ना हो। मैंने कर्नल की आंख बचाकर गजाला को इशारा करते हुए कहा, इन लोगों में राजदारी की अहमियत हर बात से ज्यादा है। इम्कान यही है कि वो किसी और के टिकट पर सफर कर रहा होगा। छोड़िए डैडी, ये बातें तो होती रहेंगी, जरा इन्हें अंदर अम्मी से भी मिलने दे। गजाला ने हंसते हुए दखल अंदाजी की और हम तीनों ने ही बैक वक्त कुर्सियां छोड़ दी। अरे हाँ, वो नौकर कहाँ है तुम्हारा? कर्नल को उठते हुए अचानक सुल्तान शाह का ख्याल आ गया। इस बार उसके सवाल का बुरा मानने के बजाय मैं अनजान बन गया। कौन नौकर? किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे वही, क्या नाम है उसका? हाँ, सुल्तान शाह। वो जहन पर जोर देते हुए बोला, उसने मेरी मुलाजमत तर्क कर दी है और अपनी जागीर पर चला गया है। मैंने गहरी संजीदगी के साथ कहा, जागीर? कर्नल हैर से तकरीबन चीख पड़ा, उसके पास जागीर कहाँ से आ गई? सुना है कि शुमाल में उसके पास कई 100 एकड़ सरी जमीन है। मैंने बेपरवाही से कहा, बकवास, सरासर बकवास। वो एतबारी से बुड़बड़ाया, मैं मान ही नहीं सकता, उसने तुम्हें दोनों हाथों से लूटा है। उसी पैसे से जमीन खरीद कर अब पुराना जागीरदार बन बैठा है। मैंने किसी रद्द-ए-अमल का मुजाहरा नहीं किया और वो ड्राइंग रूम में पहुंचने तक मुसलसल उसी मौजू पर बोलता रहा। गजाला की माँ अपने बाल समेटे ड्राइंग रूम में एक सोफे पर विराजमान थी। मुझे देखते ही उसके जर्दी माइल सफेद चेहरे पर ताजगी की लहर तोड़ गई। बेरोनक आंखों में चमक उठ कर आई। फिर वही मुझे पता चला कि कामरान की हालत बतदरीज संभल रही थी। माजी की यादें अभी तक उसके जहन के किसी तारीख गोशे में सोई हुई थी, लेकिन वो अस्पताल के अमले को नामों से शिनाख्त करने लगा था। उस बारे में शम्मा मेरी बहुत ममनून थी। वहां गुफ्तगू के दौरान मैंने महसूस किया कि कर्नल फौरी तौर पर मेरा पीछा छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहा था। बार बार उसकी निगाहें मेरे कदमों में रखे हुए ब्रीफकेस पर मरकूज हो जाती थी, लेकिन वो न जाने क्या सोच कर खामोश था। फिर जब गुफ्तगू की तकान पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों की सूरत में शम्मा की बेचैनी और ऊपर होंठ पर चमकने लगी, तो गजाला अपनी मां को सहारा देकर उसकी ख्वाबगाह की तरफ ले गई। उन दोनों के जाते ही कर्नल को गोया मैदान खाली मिल गया और लपक कर मेरे बराबर में बैठा। ब्रीफकेस तो खोलो, इसी से पता चलेगा कि वो कौन था और किस चक्कर में था। उसने मुझे तकरीबन झंझोड़ते हुए हुक्म दिया, इन लोगों के एक बारूदी ब्रीफकेस की तबाहकारी मैं देख चुका हूँ, इसलिए कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। मैंने नरमी से कहा, अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त है तो जबरदस्ती करने की सूरत में ये ब्रीफकेस होलनाक धमाके से फटेगा और हम दोनों की चीथड़े भी न मिल सकेंगे। फिलहाल इसे भूले रहना ही हमारे हक में बेहतर है। फिर अब क्या इरादा है? उसने सवाल किया और मैं अंदर ही अंदर सुलग कर रह गया। उसके रवैये से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मैं किसी मुआहदे के तहत उसके साथ काम करने का पाबंद हूँ। आराम करूंगा, मैंने उगताए हुए लहजे में कहा। लाहौर में मुसलसल भागदौड़ से थक गया हूँ, फिर मैं चलता हूँ। वो उठते हुए नासेहाना लहजे में बोला, बेजरूरत महसूस हो तो बिला तकल्लुफ बुला लेना, खुदा न करे कि तुम्हारी जरूरत पड़े। मैंने दिल ही दिल में कहा और गुलू खुलासी की खुशी में मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। उसकी आदतें बिगड़ चुकी हैं। कर्नल ने जाते जाते एक मरतबा फिर अपने दिल का गुबार उगलना शुरू कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि वो चोरी के माल से खरीदी हुई जायदाद का इंतजाम अपने किसी रिश्तेदार के सुपुर्द करके फिर तुम्हारे पास आएगा, ताकि साल 2 साल में मजीद पैसा न जोड़ सके। लेकिन तुम इसे करीब न फटकने देना। अब बहुत बेहतर, मैंने बात खत्म करने की नीयत से सादत मंदाना अंदाज में कहा और वो कमरे से चला गया। मैं ब्रीफकेस संभाल कर अपने कमरे की तरफ हो लिया, जहां उसबत वको गजाला मेरी मुंतजिर थी। कौन था वो? गजाला ने सामना होते ही सवाल किया। शायद आप डैडी की वजह से खुलकर बात नहीं कर रहे थे। ए ठूब बजाते खुद था। अगर टिकट उस ही का था तो उसका नाम राजा ज़हूर अहमद है। आपने कैसे पहचाना उसको? उसने हैरत से पूछा। क्यों ना पहचानता, वो कई दिन तक तुगीर के नाम से मेरा मेहमान रहा था। ओह, तो ये साबित हो गया कि वही A2 था। वो गहरा सांस लेकर बोली, वही A2 था और अभी मैं खोज निकाल लूंगा कि ज़हूर किसका नाम है। मेरे लिए किस खतरे की निशानदेही की थी कल आपने? उसने दिलफरेज मुस्कुराहट के साथ सवाल किया और मेरे वजूद में ताजगी की एक लहर सी सराहियत कर गई। अक्सर बेशतर इंसान अपनी रोजमर्रा मसरूफियात में उलझ कर ये भूल जाता है कि उसके अपने तर्ज अमल का इन्हिसार
बड़ी हद तक दूसरों के रवैये पर होता है, और जिन हसीन चेहरों और नाज परवर लोगों को चाहा जाता है उनके मिजाज की मामूली सी तब्दीलियां भी हैरत अंगेज रद्दअमल पैदा करती हैं। शायद मर्द और औरत के आफाकी ताल्लुक में खूबसूरती है, ज्यादा खुश मिजाजी का प्रचार इसीलिए मिलता है। गजाला मेरी थी, मेरे और उसके दरमियान चाहत का बहुत करीबी और नाजुक सा ताल्लुक परवान चढ़ रहा था। हमने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपनाने का अहद करके गोया सिर्फ इस चाहत का इकरार किया था। उस कच्चे रिश्ते की मजबूती का यह आलम था कि उसकी एक मुस्कुराहट मेरे एहसासात की गहराइयों को छेड़ने लगी थी। उस लम्हे से पहले हिजर वसल के बारे में कहे हुए तमाम अशार मुझे शायरों के मेदे की तबखीर का नतीजा मालूम होते थे, लेकिन उस एक लम्हे में मुझे उनकी सच्चाई पर एतबार आ गया और उन सब में सिर्फ एक मिसरा ही पूरे पूरे दीवान पर काफी था, जिसमें वजूद जन से है कायनात में रंग जैसी हकीकत समूह कर कूजे में दरियाब बंद कर दिया गया था। लाहौर में खबर मिली थी कि उन लोगों ने तुम्हारा सुराग पा लिया है। खासे तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, मुझे फिक्र लाहक हो गई थी इस दौरान में कोई गैर मामूली बात तो तुम्हारे मुशाहिदे में नहीं आई। शायद आप इसीलिए डैडी को टाल रहे थे। वो हया अमेज लेकिन मुलामत भरे लहजे में बोली, इंसान अपने नफ्स को जेर न कर सके तो रिश्तों का एतबार और ताल्लुक की लज्जत फीकी पड़ जाती है। तकरीर नहीं। मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। A2 के होश संभालने से पहले मुझे कुछ काम निपटाना है। बस इतना याद रखना कि जब तक वो इस शहर में है तुम घर में भी खुले आसमान के नीचे नहीं निकलोगी। 2 रोज से सलमा आपके लिए बहुत परेशान है। उसने नजरें झुकाकर धीमे लहजे में कहा। मैं चौंक पड़ा। मेरा दिल साफ था, लेकिन सलमा के दिल के चोर से मैं वाकिफ था। फिर उसके बारे में गजाला को कैसे मालूम हुआ? मैंने तो कभी उससे सलमा का जिक्र तक नहीं किया था। लम्हा भर के लिए मुझे ख्याल आया कि कहीं गजाला को उसके बारे में किसी से भनक न मिल गई हो और अब वो मेरी मोहब्बत जताने पर मुझ पर तंज न कर रही हो, लेकिन उसने खुद ही मेरी उलझन दूर कर दी। आपकी हदायत के मुताबिक मैंने फैक्ट्री फोन किया था। वहीं से मालूम हुआ कि जहांगीर की बीवी सलमा बार बार आपके लिए फोन कर रही है। वो कह रही थी, मुझे डर है कि कहीं आपका दोस्त किसी दुश्वारी से 2-4 न हो गया हो। उसका अंदेशा गलत नहीं था। जहाज पर गुफ्तगू के दौरान में A2 ने खुद मुझे जहांगीर से राब्ता रखने का मशवरा दिया था। कहीं ऐसा ना हुआ हो कि जहांगीर अपनी किसी हमाकत की बिना पर मेरे साथ अपनी हमदर्दी का इजहार कर बैठा हो और निगाहों में आ गया हो। फिर तुमने फोन किया था उसके घर? मैंने मुसलमाना लहजे में पूछा। मेरे लिए वो अजनबी है, बस आप ही की जुबानी उसका जिक्र सुनती रही हूँ। भला मैं कैसे फोन कर सकती थी उसे? उसकी बात माकूल थी। मैं फौरन ही वहां से उठ गया और फोन वाले कमरे की तरफ चल दिया। नंबर मिलाने पर दूसरी तरफ खासी देर तक घंटियां बजती रहीं, लेकिन किसी ने रिसीवर न उठाया। मैंने क्रैडल दबाकर सिलसिला मुनक़ते किया और दोबारा जहांगीर के घर का नंबर मिलाने लगा। उस बार दूसरी घंटी पर ही मुझे रिसीवर में अफसुर्दा सी निस्वानी आवाज सुनाई थी। मैं डैनी बोल रहा हूँ, जहांगीर साहब से बात हो सकेगी मेरी? मैंने शाइस्तगी के साथ सवाल किया। ओह डैनी, दूसरी तरफ से गहरे सांस के साथ कहा गया और उस बार मैंने सलमा की आवाज पहचान ली। तुम कहाँ गायब हो? मैं तो तुमसे बात करने के लिए तड़प रही हूँ। उसकी आवाज बहुत ज्यादा मुजमहल महसूस हो रही थी। जहांगीर कहाँ है? मैंने सपाट लहजे में सवाल किया। 3 दिन से कोई इतला दिए बगैर लापता है। उसकी आवाज अपने नापसंदीदा शौहर के जिक्र पर रूहान सी होगी। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ तलाश करूँ उन्हें? थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। तंजीम मेरे लिए दिन ब दिन भयानक सूरत इख्तियार करती जा रही थी। उसके गंदे धंधों के तहफ्फुज के लिए जो आम लोग मारे गए उनकी कोई गिनती ही नहीं थी, लेकिन मेरे चंद प्यारों का लहू भी उसकी भीड़ चढ़ चुका था। पहले तंजीम के किसी बड़े के इशारे पर कासिम के हाथों मेरा बरसों पुराना जिगरी दोस्त तारिक इस तरह मारा गया कि मुझे उसकी मैयत को कहदा तक देने की इजाजत न मिल सकी। फिर लाहौर में A2 ने मेरे बड़े भाई तस्वीर को जिंदगी से महरूम कर दिया। उसके बाद बड़ी मान लापता थी और अब बीते दिनों का रहा साहब वाहिद साथी जहांगीर भी गायब था। वो क्यों गायब हुआ था? वो कहाँ था? उसे गायब करने वाले कौन थे? मेरे जहन में सवालात का एक जंगल उभरने लगा और मैंने कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया। क्या हुआ? शायद गजाला मेरा सुता हुआ चेहरा देखकर भांप गई कि कोई गड़बड़ हुई है। जहांगीर 3 दिन से गायब है। मैंने सपाट लहजे में कहा। उसे जरा भी नुकसान पहुंचा तो मैं चुन चुन कर कुत्तों की मौत मारूंगा। वो खामोशी से सर झुकाए कमरे से निकल गई। मैंने रिसीवर उठाया और लाहौर का कोड डायल करके वो नंबर मिलाने लगा जो मैंने A2 की जेब से निकाले हुए टिकट पर से याद किया था। दूसरी तरफ से फौरन ही किसी औरत की जिंदगी से भरपूर चहकती हुई आवाज सुनाई दी थी। राजा ज़हूर अहमद साहब। मैंने माउथ पीस में कहा। कौन बोल रहा है? यहाँ कोई राजा ज़हूर नहीं रहता। गौर कर ले खातून, ये बहुत जरूरी है। मैंने इसरार किया। तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो? मैं कराची PIA के सदर दफ्तर से बोल रहा हूँ। हमें ज़हूर साहब का पता मालूम होना बहुत जरूरी है। वो तो आज सुबह ही कराची गए हैं। इस मर्तबा बोलने वाली की आवाज उलझन अमेज थी। लेकिन तुम लोगों को उनसे क्या काम पड़ गया? अपना पता नोट करवाएं। मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज कर खुश के लहजा में कहा। मगर क्यों? तेज लहजे में सवाल किया गया। बात क्या है, तुम बताते क्यों नहीं हो? उनकी लाश भिजवानी है। पते के साथ ही उनका हुलिया भी तुराते। लाश? रिसीवर पर फंसी फंसी हजियानी आवाज सुनाई थी। क्यों, क्या हुआ उन्हें? पुरस्कून रहने की कोशिश करें, उनका हुलिया बताएं ताकि लाश की आज़ा यकजा करने में मदद मिल सके। हमें अफसोस है कि हमें यह खबर अब आप तक पहुंचाना पड़ रही है। मैंने सफाकाना मुस्कुराहट के साथ कहा। आपके साथ क्या रिश्ता था उनका? वो बस दोस्त थे मेरे। भराई हुई रूहान सी आवाज उभरी।
रहते कहीं और थे लेकिन मेरे घर खासा वक्त गुजारते थे। उनकी लाश के टुकड़े खुदा के लिए मुझे न भिजवाना, मेरा दिल बहुत कमजोर है, उसे देखते ही हार्ट फेल हो जाएगा। वो सब बात की बातें पहले आप हुलिया दोहराएं। और उसने जो कुछ कहा वो लफ्ज ब लफ्ज A2 पर सादिक आता था। यानी अब मेरा फौरी मार्का किसी बेनाम असेबी साय से नहीं रहा था, बल्कि राजा ज़हूर अहमद ही से था, जो तंजीम का मुकामी हुक्मरान बनकर A2 के नाम से कारोबार चला रहा था। क्या जहाज गिर गया है उसका? हुलिया बताने के बाद उस खातून को वो अहम सवाल याद आया था। होश की बातें करो अहमद औरत, मैंने तुरुश लहजे में कहा। जहाज क्यों गिरने लगा? उस पर किसी ने बम फेंका था, लाश के टुकड़े उड़ गए हैं। मगर तुमने तो कहा था कि तुम PIA से बोल रहे हो। हल्के से एतजाज अमेज लहजे में उसने हगलाते हुए सवाल किया। तुम्हारे कान खराब हैं, मैं CIA से बोल रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि बम के धमाके में मरने वाला कोई और था। राजा ज़हूर धमाके की वजह से बोखलाट में अपना टिकट वहीं फेंक भागा। हम समझे कि वो मरने वालों के पास था। ये कहकर मैंने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। राजा ज़हूर अहमद, मैं दांत पीस कर बड़बड़ाया। इस वक्त मुझे सुल्तान शाह शिद्दत के साथ याद आ रहा था। वो मजबूरी के तहत होटल के बजाय अपने दोस्तों के साथ ठहरा हुआ था, जहाँ उसे फोन पर राब्ते की सहूलत मुयस्सर नहीं थी, वरना पहली इंतकामी कार्रवाई के तौर पर मैं उसके जरिए ज़हूर की उस नाम निहाद दोस्त को अगवा करा सकता था। मेरा अंदाजा था कि उस औरत के जरिए हमें ज़हूर के बारे में खासी मालूमात हासिल हो सकती थी। पहले मैंने सोचा कि उस औरत को ज़हूर से उस फोन कॉल का जिक्र करने से मना कर दूं, लेकिन बाद में ये इरादा तर्क कर दिया। अगर वो ज़हूर से इस कदर करीब थी तो शायद उसकी खून आशाम तबीयत से भी वाकिफ रही होगी, और हर सूरत में वही कुछ करती जो उसके मफाद में होता। मेरे लिए A2 के नाम से वाकफियत एक अहम कामयाबी थी, लेकिन जहांगीर की गुमशुदगी की खबर ने मेरी उस खुशी पर पानी फेर दिया था। मैं सिगरेट सुलगाकर उसके बारे में सोचने लगा। अगर हर किस्म के हवालों को नजरअंदाज करके सोचा जाए तो वो मौत के सुदागरों की टोली का एक अहम रुकन था, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स थी। पूरे कारोबार में उसकी अहमियत तकरीबन ना होने के बराबर थी। किसी भी वक्त वो काम से इनकार करता तो उसे खामोशी के साथ हलाक करके उसकी जगह दूसरा मोहरा बिठा दिया जाता। वैसे वो खुद भी अपने काम से नालां था, लेकिन अच्छी तरह जानता था कि जिस दिन उसने खुलकर अपनी उस ख्वाहिश का इजहार किया वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यूं दर हकीकत वो बुरी दुनिया का एक अच्छा आदमी था। उसने तंजीम के लिए बथेरे काबिल जिक्र काम सरंजाम दिए थे, क्योंकि उस जमाने में वो निचली सतह का आदमी था, लेकिन ऊपर आने के बाद उसकी अमली अफादियत खत्म होकर रह गई थी। महज तंजीम की तरफ से आयद होने वाली जिम्मेदारियों की बजावरी में वक्त बेवक्त की मुश्तबा भागदौड़ ने उसकी अज़दवाजी जिंदगी में भी जहर खोल दिया था। उसकी बीवी को उस अदम तवज्जुही की संगीन शिकायत थी, और मुसलसल शिकायत के बावजूद शौहर के रवैये में तब्दीली न पाकर वो मेरी तरफ झुकने लगी थी। यह और बात है कि मैंने इखलाक और तहजीब के दायरे में रहते हुए कभी सलमा की हौसला अफजाई नहीं की थी, लेकिन घरेलू तलखियों के बावजूद सलमा के दिल में शौहर की चाहत मौजूद थी। वो जहांगीर की पुरस्रार गुमशुदगी पर शदीद परेशानी में मुब्तला थी। शायद उसे अंदाजा भी ना रहा होगा कि उसका शौहर जिन लोगों के लिए काम करता है उनमें से किसी की बरहमी का नतीजा हमेशा के लिए गुमशुदगी की सूरत में भी बरामद हो सकता है। उसे असनाम गजाला मेरे लिए चाय बनाकर ले आई और ड्राइंग रूम में कालीन पर ही बैठ गई। आप इस ब्रीफ केस को क्यों नहीं खोलते? उसने चाय की प्याली में चक्कर घोलते हुए सवाल किया। मुझे डर है कि कहीं इसमें बारूदी जखीरा ना छुपाया गया हो। तो क्या हवाई अड्डों पर नस्ब मशीनें बारूद की मौजूदगी की निशानदेही नहीं करती? उसने सवाल किया। मेरा ख्याल है कि नहीं। मैंने कहा, जिस किस्म की मशीनों से मेरा वास्ता पड़ा है वो सिर्फ धात से बने हुए हथियारों की मौजूदगी का सुराग लगा सकती है। एक्सरे मशीन तो स्क्रीन पर अंदर रखा हुआ सामान तक दिखा देती है, यानी दस्ती बम वगैरह सिक्योरिटी से बआसानी निकाला जा सकता है। इस पर भी धात का खोल मुंडा हुआ होता है। मशीन मशकूक धाती खोल की मौजूदगी जाहिर करेगी और उसकी बिना पर तजुर्बाकार अफसर बम का सुराग लगा लेंगे। ऐसे मामलात में ड्यूटी पर ममूर अमले का तजुर्बा बहुत अहमियत रखता है। आजकल तो प्लास्टिक बम आम है, उन्हें कोई मशीन नहीं पकड़ सकती। उसने जरा के अंदाज में कहा। यह बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने जिद होकर सवाल किया। कुछ भी नहीं, बस मालूमात में इजाफा करना चाह रही थी, उसने मासूमाना सादगी के साथ कहा और खटके की आवाज पर खौफजदा होकर उछल पड़ी। मैं झपट कर उसके करीब पहुंचा तो ब्रीफकेस का एक तरफ का खटका खुला हुआ था। ये कैसे खुला? मैंने हैरत से सवाल किया। बेख्याली में शायद बटन दबा बैठी थी। फिर तो दूसरा खटका भी मकफल नहीं होगा, मैंने मुसर्रत अमेज लहजे में कहते हुए ब्रीफकेस अपने आगे खिसका लिया। यह देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही कि दूसरी तरफ का बटन दबाते ही दूसरा खटका भी खुल गया और मैंने बेतबाना अंदाज में ब्रीफकेस का ढकना उठा दिया। ब्रीफकेस खुलते ही सबसे पहले मेरी नजर पासपोर्ट पर पड़ी। वो A2 का ही पासपोर्ट था, लेकिन इंदराजात वाले सफ़े पर उसका नाम परवेज अहमद दर्ज था। मजहबन ईसाई जाहिर किया गया था और पता एशियन सिंडिकेट लिमिटेड का था। पासपोर्ट 8 माह पहले जारी किया गया था। उसके बेशतर सफ़हात भरे हुए थे, जिन पर मशरिकी बैद से यूरोप और बरतानिया तक के वीज़े लगे हुए थे और तकरीबन हर वीज़ा इस्तेमाल किया जा चुका था। पासपोर्ट के साथ ही उसका शनाख्ती कार्ड भी मौजूद था। मेरी खोपड़ी घूम कर रह गई। चंद ही मिनट कबल मैंने उसके राजा ज़हूर अहमद होने की तस्दीक की थी और अब उसके परवेज अहमद होने का दस्तावेजी सबूत मेरे पास मौजूद था।
ब्रीफकेस में सादा कागजात के छोटे बड़े पैड और कई किस्म के कलमों के अलावा में दिलचस्पी का भी खासा सामान मौजूद था। बिल्कुल बारीक सुई वाली 3 नन्ही नन्ही सिरिंज के साथ ही प्लास्टिक के एक डिब्बे में स्याह रंग की एक शीशी मौजूद थी। उस शीशी की साख्त गैर मामूली थी और उसकी बनावट में ऐसा ड्रापर भी शामिल था कि शीशी को उलटने के बावजूद उसमें से स्याल के एक कतरे से ज्यादा मिकदार खारिज न होती। ढक्कन के नीचे ड्रापर के गिर्द सख्त अस्फंज नुमा कोई मादा भरा हुआ था जिसमें रबर की तरह फैलने और सुकड़ने की सलाहियत थी। गालिबन जरूरत के तहत इसी में सुई दाखिल करके स्याल सिरिंज में खींचा जा सकता था। ये क्या है? गजाला ने मुझे उसके गहरे मुशाहिदे में मसरूफ पाकर सवाल किया। शायद पोटाशियम साइनाइड है, मैंने पुरख्याल लहजा में कहा। इसी जहर से उसने तस्वीर भाई को मेरी निगाहों के सामने हला किया था। तस्वीर भाई? उनका जिक्र कहाँ से आ गया? हाँ, ये सब मैंने तुम्हें नहीं बताया। A2 ने तकवीर का सिर्फ नाम इख्तियार किया था जबकि वो कनाडा में है। तस्वीर उसके कब्जे में था। जब उसने हम दोनों भाइयों को मिलकर बैठते देखा तो तस्वीर को भरे होटल में मार दिया। गजाला वो खबर सुनकर हैरान रही। फिर मुख्तसर अल्फाज में मैंने बड़ी माँ की अलमनाक गुमशुदगी समेत तमाम तफसीलात बता डाली और अपनी अन देखी। उसका हशर भी ऐसा ही होना चाहिए। वो गुस्से से भराई हुई आवाज में बोली, उस मोजी को तो इंसान कहना भी इंसानियत की खुली तौहीन है। यही होगा, बस तुम देखती जाओ। मैंने ये कहते हुए ब्रीफकेस से निकाला हुआ वो रुक्का गजाला की तरफ बढ़ा दिया जिस पर कलम से उजलत में किसी अजीज अहमद का नाम लिखा गया था। ये कौन है? उसने रुक्का मुझे लौटाते हुए सवाल किया। कासिम का एक मुंह चढ़ा था। हो सकता है कि अब बराह रास्त A2 के लिए काम कर रहा हो। उसके ब्रीफकेस से ये रुक्का बरामद होने का तो यही मतलब है, लेकिन सही खबर रक्षी ही से मिल सकेगी। बड़ी देर बाद ख्याल आया आपको? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? मैंने तेज लहजे में सवाल किया। सीधी सी बात है, पहले ख्याल आ जाता तो शायद वो जहांगीर के बारे में कुछ बताती थी। चलिए अब कोशिश कर लें। वो बदस्तूर उसी तरह मुस्कुराए जा रही थी। मैंने फौरन ही फोन पर रक्षी का नंबर मिला लिया। मैं डैनी बोल रहा हूँ, मैंने रिसीवर में कहा। इतने दिन से कहाँ मरे हुए थे तुम? मेरा नाम सुनते वो गुस्से से फट पड़ी। न अपना पता ठिकाना बताते हो, न खुद राब्ता कायम करते हो। तुम्हें मालूम है कि शहर में क्या हो रहा है? मैंने कन नखियों से गजाला की तरफ देखा, फिर आजिगी से बोला, मुझे कुछ कुछ मालूम है। इतनी बरहमी की जरूरत नहीं, आज किसी वक्त मिलने की कोशिश करूंगा। फिर आवाज कदरे बुलंद करते हुए सवाल किया, तो बता सकोगी कि अजीज आजकल कहाँ पाया जाता है? वो अचानक कैसे याद आ गया तुमको? रक्षी की आवाज उसके तज़किरे पर तलख होगी। तुम्हें मालूम है कि उससे वल्दुल हराम ने मेरे लिए काम करने से इनकार कर दिया था। चलो अब मालूम हो गया। उसका ठिकाना बताओ, मैं उसे किसी खारिज कुत्ते की तरह तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। सुना है कि उसने साहिली इलाके के एक तीसरे दर्जे का होटल खरीद लिया है। शाम में अमूमन वहीं पाया जाता है, लेकिन तुम उसे बाद में तलाश कर लेना। इस वक्त मुझसे मिलना बहुत जरूरी है। जहांगीर 3 रोज से लापता है। अगर फौरन कुछ न किया गया तो दुनिया की कोई कुव्वत उसे मरने से न बचा सकेगी। उसके बारे में क्या मालूम है तुम्हें? मैंने मुसलमाना लहजे में सवाल किया। कुछ भी नहीं, और बहुत कुछ। बस फौरन चले आओ। इस बार उसने बहुत उजलत में बात पूरी की थी। मैं माउथ पीस पर हेलो हेलो ही कहता रह गया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई न दी। शायद उसने रिसीवर वापस रख दिया था। आखिर उसे यूं फोन बंद करने की क्या घबराहट थी? मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि A2 शहर में मौजूद था और मेरे हाथों चोट खाकर किसी खूनखार दरिंदे की तरफ बिफरा हुआ था। उस वक्त वो शहर में कहीं भी कुछ कर सकता था। मैंने दिल में फौरी रवानगी का मुसम्मम इरादा किया और गजाला की तरफ मुतवज्जा हो गया, जो बज़ाहिर खामोशी से सर झुकाए कालीन के रेशों से खेल रही थी। लेकिन मुझे यकीन था कि वो मेरा कहा हुआ एक एक लफ्ज बगौर सुन रही थी। शायद बुलावा आ गया आपका? गजाला ने मुस्कुराते हुए मानी के लहजे में कहा। हाँ, जाना ही पड़ेगा, मैंने तजब्जुब के साथ कहा। बात सीधी सादी थी, लेकिन मेरे दिल में चोट था और उसे मेरी और रक्षी के ताल्लुक के बारे में शायद कुछ भनक भी मिल चुकी थी। लिहाजा उसके मानी के लहजे ने मुझे मुस्तरिब कर दिया था। मैंने वजाहत करते हुए अपनी बात जारी रखी कि उसे जहांगीर के बारे में कुछ मालूम है। वो खुद मेरी तलाश में थी। होना ही चाहिए। उसकी याकूती होंठों पर मुस्कुराहट कुछ और गहरी होगी। आपका तो उससे खासा पुराना ताल्लुक है। वैसे भी आपसे एक बार मिलकर आपको भूल जाना किसी के लिए मुमकिन नहीं। अजीब बातें कर रही हो, मैंने खोखले लहजे में एहतजाज किया। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? कुछ भी नहीं, वो खिलखिला कर हंस पड़ी। वो मुंतजिर है तो आपको फौरन वहां पहुंचना चाहिए। जहन्नुम में जाए वो और उसके साथ जहांगीर भी। मैं चिड़चिड़े अंदाज में सोफे पर गिर गया। मैं कहीं नहीं जा रहा। अरे आप तो नाराज हो गए। वो बुखला कर मेरे करीब आ बैठी। मेरी बातों का बुरा मान गए। क्या मैं आपसे मजाक भी नहीं कर सकती? मेरे लिए तो बस यही काफी है कि आप मुझे चाहते हैं। इससे आगे आप जिसे चाहें, जिससे मिले, मुझे कभी कोई एतराज नहीं हो सकता। फिर रक्षी से तो आप एक काम से मिलने जा रहे हैं। बस जरा चिढ़ा रही थी आपको। उसके सहमे सहमे मुआज़रत खाना अंदाज पर मैं दिल ही दिल में नादम जरूर हुआ, लेकिन मैं उसे कैसे बताता कि रक्षी के बारे में मेरे दिल में माजी का एक चोर मौजूद था, जो इस बारे में कही गई हर बात को संजीदगी की तराजू में तोलने लगता था। और उस वक्त तो तबसरा करने वाली गजाला थी। लिहाजा मन का चोर फौरन ही अपनी दाढ़ी में तिनका तलाश करने में मसरूफ हो गया था। मैं जानता हूं कि मेरा रक्षी से मिलना शायद तुम्हें नागवार गुजरे। मैंने संजीदगी के साथ कहा। औरतों का दिल छोटा होता है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उनके नाम का दम भरने वाला दूसरी किसी औरत के सामने इतना बेबस हो जाए कि महज उसकी फोन कॉल पर उधर तोड़ा चला जाए, ख्वाह उसका कुछ ही सबब हो। आप बिला वजह संजीदा हो रहे हैं, वो शिकायती लहजे में बोली।
आपको अंदाजा नहीं है कि औरतों का दिल कितना वसी होता है। जब उसे ये यकीन हो कि उसका नाम अपने मर्द के साथ सदा बाकी रहेगा और दूसरे नाम सायों की तरह पल पल बदलते रहेंगे तो उसे कोई फिक्र लाहक नहीं होती। इस मामले में छोटे दिल का मालिक मर्दों को ही करार दिया जाता है। आखिरी फिक्रा अदा करते हुए अचानक ही वो हंस पड़ी। मैंने मौजू को वहीं खत्म कर दिया। वो जो कुछ कह रही थी दुरुस्त ही कह रही थी। मर्द अपने घरों को फरामोश करके न जाने कहां कहां दिल के बहलावों की तलाश में सरगर्दा रहते थे। उनकी औरतों का एहतिजाज कभी नोक चोक या तलख कलामी से दूर नहीं होता, लेकिन कहीं ऐसी ही लग्जिश सिर्फ एक बार औरत से सरजद हो जाए तो घराने तबाह हो जाते हैं, नौबत खून रेजी तक आ जाती है। मर्दवा की औरत के मुकाबले में ज्यादा मुतअस्सिब संगदिल और खुदगर्ज वाक़ हुआ है। मैंने सोचा। उसी लम्हे ज़हन की किसी गोशे से निदा उभरी कि औरतों को नस्लों का अमीन बनाया गया है और मैं सर झटक कर रह गया। तो आप जा रहे हैं? गजाला ने मेरी आंखों में देखते हुए दिलकश मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। फिर झगड़ा शुरू कर दिया तुमने? मैंने भड़क कर कहा। क्या कह दिया मैंने? मुस्कुराहट बेसाख्ता हंसी में बदल गई। ये भी ना पूछूं कि आप चाह रहे हैं या घर पर आराम करेंगे। मेरी बेबसी के साथ उसे घूरते हुए जगह छोड़ दी। बाहर निकलते हुए मुझे धड़का लगा हुआ था कि कहीं गजाला का बाप न टकरा जाए। मुझे अंदाजा था कि मेरी तवील गैर हाजिरी के दौरान उसके दिलो दिमाग में तजस्सुस और सवालात का लावा खोलता रहा होगा और वह पहली फुर्सत मुयस्सर आती अपने दिल का गुबार निकालने की कोशिश करेगा। आप बेफिक्री से निकलते चले जाएं। वो मुझे मुतजस्सिसाना अंदाज में इधर उधर निगाहें दौड़ाते देखकर मगमूम लेचे में पूरी। इस वक्त डैडी मसरूफ होंगे। अम्मी के सुबह के डोज का वक्त हो गया है। वो अपने कमरे में कोकीन वाला पान खा रही होगी और डैडी वहीं बैठे उनसे बातें कर रही होगी। ऐसे मौका पर अम्मी तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। बड़ा अच्छा नशा है कोकीन भी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कम अज कम इस तरह शोहर को मजबूत लगाम देने का बहाना तो हाथ आ ही जाता है, लेकिन जुबान से कुछ न बोला, वरना उस बार गजाला वाकई नाराज हो जाती। मैं वहां से रवाना हुआ तो जहन में बेतेरे सवाल एक दूसरे में गटमुट हो रहे थे। मुद्दतों से मेरे जहन में भाइयों के खिलाफ पकने वाला लावा सर्द हो चुका था। A2 शहर में मौजूद था और रक्षी ने फोन का सिलसिला गैर मुतवक्की तौर पर मुनक़ते कर दिया था। लिहाजा मैं वहां पूरे जहनी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पहुंचा था। गाड़ी रोकने के बजाय मैं सुस्त रफ्तारी से स्टोन हाउस के सामने से गुजरता चला गया। वो हिस्सा हस्बे तवक्को वीरान पड़ा हुआ था और जिंदगी के आसार यकसर मकफूत थे, क्योंकि रक्षी अपने महबूब कासिम की खरीदी हुई समारत के सिर्फ 2 अकबी कमरे इस्तेमाल कर रही थी और आमदो रफ्त के लिए भी अकबी रास्ता इस्तेमाल करती थी। मैं एक तवील चक्कर काट कर इमारत के अकबी हिस्से की तरफ सड़क पर निकला तो दूर ही से देख लिया कि स्टोन हाउस के अकबी फाटक के कुर्बो चवार में कोई कार मौजूद नहीं थी और उस समत में इतनी जगह नहीं थी कि कोई कार अंदर पार्क की जा सके। मैं पुरस्कून अंदाज में कार आगे लेता चला गया। स्टोन हाउस के फाटक से कुछ आगे मैंने कर्नल जवार जैदी की सालखोर्दा कार फुटपाथ के किनारे रोक दी और दरवाजा लॉक किए बगैर नीचे उतराया। अगली फाटक के सतून पर लगे हुए कॉलबेल के बटन को दबाकर मैं कई मिनट तक जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन अंदर बदस्तूर गहरा सन्नाटा छा रहा। कहीं भी कोई आहट नहीं सुनाई दी थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वहां कोई भी जीरू मौजूद न हो। मुझे तशवीश होने लगी। थोड़ी देर कबल अगर मैं उससे बात न कर चुका होता तो शायद यही समझ लेता कि वो कहीं गई हुई होगी, लेकिन उस वक्त मुझे यकीनी तौर पर दाल में काला नजर आ रहा था।